Hello everyone, I welcome you all to our official YouTube channel of BMD College of Education. So we are moving forward to continue our subject Contemporary India and Education. इस सब्जेक्ट में टोटल 4 या 5 यूनिट थे, जो कि मैंने आपको फर्स्ट यूनिट में थोड़ा सा जब इंट्रोडक्शन दिया था तो ऑलरेडी बता दिया है. नाउ वी हैव यूनिट फर्स्ट का सब टॉपिक 3. सब टॉपिक 1 और 2 मैंने पहले 2 वीडियोज़ में करा दिया. नाउ वी हैव सब टॉपिक 3 जिसका नाम है एजुकेशन ऑफ मार्जिनलाइज्ड एंड सोशली डिसएडवांटेज सेगमेंट. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि व्हाट इज़ मार्जिनलाइज्ड, व्हाट इज़ लाइक सेगमेंट एंड डिसएडवांटेजेस. सो लेट मी टेल यू गाइज दैट हमारे समाज में जो कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा पिछड़े हैं, जो कि एकदम हाशिए की लाइन पे खड़े हुए हैं, लाइक हाशिए पे पड़े एवं सामाजिक रूप से वंचित वर्गों की शिक्षा. ऐसे लोग जो कि हर चीज़ में पिछड़े हैं, शिक्षा में पिछड़े हैं, नौकरियों में पिछड़े हैं, बेरोज़गारी है उनमें, बहुत सारी चीज़ें. तो उनको उनके लिए कौन कौन से संविधान में प्रावधान किए गए हैं, हम उनकी किस तरह से हेल्प कर रहे हैं, उनकी क्या सिचुएशन है, वो आज हम इस सब टॉपिक 3 में पढ़ेंगे. सो विदाउट स्किपिंग दिस वीडियो आप बने रहना, तभी आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा. लेट्स स्टार्ट आवर सब टॉपिक 3. Introduction. Education plays a vital role in empowerment of deprived and weaker sections of the society. शिक्षा समाज के वंचित एवं कमज़ोर वर्गों के सशक्तिकरण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. जो शिक्षा है वो हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग जो कि हर चीज़ से वंचित हैं या फिर कमज़ोर हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. ये इस पॉइंट में बताया गया है. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्स टू इंश्योर जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी फॉर ऑल सिटीजन्स. मतलब भारतीय संविधान सभी नागरिकों के लिए न्याय, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखता है. लाइक ऐसा जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास था तो हमने उसमें जो ये लिखा था कि समानता है, स्वतंत्रता है या फिर बंधुत्व है, वो हमने लिखा था कि सभी नागरिकों के लिए, चाहे वो पिछड़ा हो या ना हो, सभी के लिए वो प्रावधान किए गए थे. तो आगे लेकिन अब हम थोड़ी सी और चीज़ें ये पढ़ेंगे, कुछ स्पेशल प्रोविजंस पढ़ेंगे जो कि स्पेशली उन लोगों के लिए हैं जो कि कमज़ोर हैं, पिछड़े हैं और सारी चीज़ों से वंचित हैं. तो फिलहाल इसमें ये बताया गया है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वैसे तो है ही ये प्रोविज़न कि सबके लिए समानता है या फिर स्वतंत्रता है, बट आगे हम देखेंगे कुछ स्पेशल प्रोविजंस. Even today, many deprived sections are unaware of their rights and educational facilities. आज के टाइम पे क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अभी भी उनके जो अधिकार हैं या फिर उनके पास जो उनको अधिकार संविधान के द्वारा प्रदान किए गए हैं, उनको उसके बारे में नहीं पता है. तो ऐसा होता है. और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शिक्षा का अभाव है. आपको नॉलेज नहीं है किसी चीज़ की तो आप नहीं जा पाओगे उस चीज़, आपको जो भी चाहिए आप उसके लिए ना ही लड़ पाओगे, ना ही आपको उसके बारे में पता होगा. तो सेम थिंग इज़ हैपनिंग और हैपन फॉर आर लाइक सिटीजन्स जो भी कमज़ोर हैं या फिर जिनके पास अधिकार नहीं है या फिर जिनको अपने अधिकारों के बारे में पता नहीं है. सिर्फ एक चीज़ की कमी है, लैक ऑफ एजुकेशन. देन वी हैव वीकर सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी. भारतीय समाज के कमज़ोर वर्ग. अब ऐसे कौन से लोग हैं जिनको हम कमज़ोर वर्ग की कैटेगरी में डालते हैं? ऑल्दो वो बहुत पहले की बात है जब हमारा संविधान तैयार हुआ था और फिर कुछ कमज़ोर वर्ग थे, बट आज के टाइम पे सब इक्वली हो रहे हैं. बट स्टिल दे हैव सम सर्टेन प्रोविजंस एंड राइट्स इन आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो वो वर्ग हैं अनुसूचित जाति और जनजाति, जिसको हम SCs और STs के नाम से जानते हैं. OBCs यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग. माइनॉरिटीज़ मतलब अल्पसंख्यक. इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, जिनका जो फाइनेंशियल है वो कमज़ोर है, तो वो भी पिछड़े वर्ग में आ गए. और हैंडीकैप्ड यानी कि दिव्यांग, जो वो भी हमारे समाज के पिछड़े वर्गों में से एक माने जाते हैं. Then we have provisions in Indian Constitution for education of weaker section. As we are talking about the provisions, now we have all the provisions कि किसके अंदर किसके बारे में बात की गई है. So let's start. First we have Article 14 जो बताता है right to equality. It ensures equality before law for all citizens. सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता का अधिकार देता है. ठीक है, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसके पास समानता का अधिकार नहीं है. जो भारत की सीमा के क्षेत्र के अंदर आता है उन सबके पास राइट टू इक्वालिटी है अंडर आर्टिकल 14. देन वी हैव आर्टिकल 15
Prohibition of discrimination. The state shall not discriminate on grounds of religion, race, caste, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, यानी कि राज्य किसी भी आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। वो जो बेस है, वो जो आधार है, वो धर्म हो सकता है, जाति हो सकता है, अमीरी गरीबी, किसी के जन्म लेने के स्थान, किसी के भी आधार पर। तो भेदभाव नहीं करने का मतलब है नहीं करना, चाहे कोई सा भी आधार हो, किसी भी आधार पर हो। SC STs एवं सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। कुछ ऐसे प्रावधान हमारे जो संविधान है उसमें किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो पिछड़ा है उसको पिछड़े ही छोड़ देंगे, उसको हमारे बराबर तक कुछ हमारे समाज की जैसे एक लाइन है कि इस लाइन के ऊपर हैं ऐसे लोग जिनकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो अच्छी है या फिर जो पिछड़े नहीं हैं। जिनकी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत अच्छी है और एक की फाइनेंशियल सिचुएशन जो है वो बेकार है। तो ये जो लाइन है ना, इस लाइन तक लाने के लिए अगर हमें SCs और OBCs को कुछ स्पेशल प्रोविजंस देने पड़ेंगे तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऐसा इंश्योर करता है कि हम देंगे। ऐसा नहीं है कि हम उनको इसी हालत पे छोड़ देंगे। इनको यहाँ तक बराबर तक लाने के लिए वी विल प्रोवाइड देम सम स्पेशल प्रोविजंस जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किए भी गए हैं। देन वी हैव Article 46 Promotion of Educational and Economic Interest. The state shall promote education and economic interest of weaker section with special care. राज्य कमज़ोर वर्गों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों की विशेष देखभाल करेगा, यानी कि जो कमज़ोर वर्ग हैं उनकी शिक्षा और उनके जो भी आर्थिक हित है वो अच्छे से हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई ऐसा वर्ग तो नहीं रह गया है कि जिसको नहीं मिला है। तो ये सब जो स्टेट है वो इंश्योर करेगा कि ये सारी चीज़ें हों उनके साथ। देन वी हैव आर्टिकल 338 स्पेशल ऑफिसर्स फॉर SC and STs. अपॉइंटमेंट ऑफ ए स्पेशल ऑफिसर्स टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ SCs एंड STs। मतलब हमने पहले भी हमारा जो सब टॉपिक 2 था उसमें हमने एक प्रोविजंस पढ़ा था और इसमें भी हमने ये प्रोविजन पढ़ा है कि जो हमारे SC ST होते हैं या OBC होते हैं उनको जो राइट दिए गए हैं उनका अच्छे से उनको पालन हो रहा है नहीं हो रहा है, उनको वो उस राइट का लाभ उठा पा रहे हैं नहीं उठा पा रहे हैं, इनके लिए भी इस चीज़ के लिए भी एक स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है जो कि ये सारी चीज़ें इंश्योर करता है। और ये इसके ऊपर भी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कुछ स्पेशल ऑफिसर्स को अपॉइंट करे जो SC ST OBCs और अदर वीकर सेक्शंस के बारे में देखे कि उनके जो राइट्स है प्रोविजंस है को मिल रहा है कि नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हमें साफ साफ दिख रहा है कि हमारा जो स्टेट है, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कितने एफर्ट्स डाल रहा है उनको लाइक एक इक्वल लाइन तक लाने के लिए। देन वी हैव आर्टिकल 339 एंड 340 बैकवर्ड क्लासेस कमीशन। सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच हेतु आयोग, यानी कि ऐसा वर्ग जो हमारे समाज में सामाजिक रूप से पिछड़ा है और साथ में शिक्षा में भी पिछड़ा है, तो उनके लिए भी जांच के लिए एक कमीशन बनाया गया है कि उनके लिए सारी चीज़ें अच्छे से हो रही है नहीं हो रही है, इनका फ्यूचर क्या होगा, तो उसके लिए भी एक प्रॉपर कमीशन बनाई गई है सारी चीज़ें डिस्कस आउट करने के लिए। देन वी हैव एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटीज़, अल्पसंख्यकों की शिक्षा। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, हम अल्पसंख्यकों का एक दिन मनाते हैं जो कि 18 दिसंबर को मनाते हैं। सो यहाँ पे जैसे मेंशन भी है माइनॉरिटीज़ राइट्स डे आता है 18 दिसंबर को। देन वी हैव आर्टिकल 29 प्रोटेक्ट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ कल्चर। Minorities have the right to conserve their language, script and culture. Like जब से हमने कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन शुरू किया है ना, इसमें हम कॉन्टीन्यूसली एक बात पढ़ते आ रहे हैं कि जो अल्पसंख्यक है या फिर जो कमज़ोर वर्ग हैं उन लोगों को हमारा संविधान कुछ ऐसे प्रावधान देता है, उनके साथ साथ कुछ नॉर्मल लोग जो कि नॉर्मल है जिनको किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है, उनके पास भी अधिकार है कि अगर वो अपने एक स्पेशल लैंग्वेज, स्पेशल कल्चर या फिर अगर एक अपनी स्पेशल स्क्रिप्ट, ड्रेस, फूड कुछ भी सिक्योर करके रखना चाहते हैं, किसी भी चीज़ को फॉलो करना चाहते हो, तो दे हैव द राइट टू फॉलो एनीथिंग वट एवर दे वॉन्ट। तो ऐसे ही हमारे माइनॉरिटीज़ के साथ भी है, भाषा, लिपि, संस्कृति कुछ भी अगर वो अपना अलग से सुरक्षित रखना चाहते हैं तो वो रख सकते हैं। उनको ये नहीं बोला जाएगा कि आप अल्पसंख्यक हैं और आपके पास कोई अधिकार नहीं है।
देन वी हैव आर्टिकल 30 राइट टू एस्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। अल्पसंख्यक अपनी पसंद का, उनका जो मन करेगा कि उनको एक इंस्टीट्यूशन खोलना है वो खोलेंगे। उनको मन है कि कोई वो अपने लिए कोचिंग खोलें, अपने घर आसपास के बच्चों के लिए वो खोलेंगे। उनको ट्यूशन्स ओपन करने हैं वो करेंगे। उनके पास सारे राइट हैं अपने स्पेशल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ओपन करने के लिए। देन वी हैव नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में हम पढ़ते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 क्या था और इसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन थी। एज यू कैन सी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और कमज़ोर वर्ग। सो ये कैसे रिलेटेड हैं एक दूसरे से, 1986 और कमज़ोर वर्गों का क्या रिलेशन है ये देखते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ NPE 1986 was educational equality for SCs and STs। NPE 1986 का मुख्य उद्देश्य SC/ST को शैक्षिक समानता प्रदान करना था। यानी कि जो ये 1986 में हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी थी, इसका भी एक मोटो था कि हमारे जो समाज के पिछड़े वर्ग हैं उनको एटलीस्ट शिक्षा अच्छे से प्रदान कराना। ठीक है, इसके मेजर प्रोविजंस थे SC/ST विद्यार्थियों हेतु प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप। प्री मैट्रिक मतलब 10th क्लास, और प्री मैट्रिक यानी 10th क्लास से पहले की जो उनको स्कॉलरशिप है वो प्रोवाइड कराने का जो जिम्मा था वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर डिसाइड किया गया कि उनके साथ ऐसा किया जाएगा। दूसरा था रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स फ्रॉम SC/ST कम्युनिटीज़। हम ऐसे टीचर्स के रिक्रूटमेंट करेंगे जो SC/ST OBC की कैटेगरी से उठ के आ रहे हैं, ताकि उनके जो आसपास के लोग हैं उनको ये थोड़ा सा काइंड ऑफ मोटिवेशन मिल सके कि हाँ, हमारे ही कम्युनिटी से लोग टीचर बन रहे हैं, अलग अलग पोस्ट पे जा रहे हैं, तो हम भी शिक्षा प्राप्त कर एक दिन उस स्टेज तक पहुँच सकते हैं। देन है हॉस्टल फैसिलिटीज़ फॉर SC स्टूडेंट्स। ऐसे विद्यार्थी जो कहीं और जाके शिक्षा प्रदान कर रहे हैं और फिर उन्हें हॉस्टल लेने में उनके पास इतना फाइनेंशियल उनका स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो ले सके अलग से बाकी बच्चों के मुताबिक, तो वो भी प्रोविज़न कराया गया कि उनको हॉस्टल्स भी मिलेंगे। फिर है ओपनिंग स्कूल्स एंड अडल्ट एजुकेशन सेंटर्स इन SC/ST एरिया। SC/ST क्षेत्रों में विद्यालय एवं वयस्क शिक्षा केंद्र खोलना। स्कूल के साथ साथ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस खोलने का फैसला किया गया उन्हीं के पर्टिकुलर एरिया में, जिससे कि उन्हें लॉन्ग ट्रैवल ना करना पड़े, क्योंकि कई बार ऐसा होता है लॉन्ग ट्रैवल करने की वजह तो वो इस वजह से भी अपनी आगे की स्टडीज़ को कंटिन्यू नहीं करते हैं। तो फिर नेशनल राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने ये डिसीजन लिया कि हम उन्हीं के एरिया में स्कूल्स के साथ साथ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को भी ओपन कराएंगे। Then we have innovative methods of increased participation of deprived section। वंचित वर्गों की भागीदारी बढ़ाने हेतु नवीन उपाय, और भी कोई छोटे छोटे उपाय कराए गए जिससे कि जो SC/ST या फिर अदर वीकर सेक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कर सके, अपनी ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखा सके। तो कुल मिला के जो 1986 था उसने बहुत ज़्यादा काम किया है हमारे समाज के वंचित वर्गों को ऊपर लाने में। नेक्स्ट वी हैव एजुकेशन ऑफ स्केड्यूल्ड ट्राइब, अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा। यानी हमारे समाज में कुछ स्केड्यूल्ड ट्राइब है, अब उनकी शिक्षा की भी बात की गई है, उनके लिए भी कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं, जैसे कि प्रायोरिटी टू प्राइमरी स्कूल इन ट्राइबल एरियाज़। जो जनजातीय क्षेत्र के लोग थे या फिर उनका जो आपस का क्षेत्र था उसमें प्राइमरी स्कूल इटैब्लिश कराने की बात की गई। इटैब्लिशमेंट ऑफ आश्रम स्कूल्स एंड रेजिडेंटल स्कूल्स। आश्रम विद्यालय और आवासीय विद्यालय, मतलब ऐसे कुछ स्कूल खुले गए कि जहाँ पे बच्चे रह भी सकते हैं, पढ़ाई भी कर सकते हैं और बाकी की सारी चीज़ें भी कर सकते हैं, जिनकी वजह से उन्हें कोई फाइनेंशियल क्राइसिस और ज़्यादा फेस ना करनी पड़े। तो उनको एक स्कूल के साथ साथ ही और भी 10 तरीके की चीज़ों की हेल्प की गई। प्रमोशन ऑफ आंगनवाड़ीज़, नॉन फॉर्मल एंड अडल्ट एजुकेशन। आंगनवाड़ी, अनौपचारिक एवं वयस्क शिक्षा को बढ़ावा मिला। देखो, तीन या 4 स्टेजेस में अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों में काम किया गया। पहला था कि प्राइमरी एजुकेशन दी गई, दूसरा हायर एजुकेशन के साथ साथ आश्रम भी दिया गया और साथ में रहने के लिए आवास भी दिया गया। फिर तीसरा था कि आंगनवाड़ी भी शुरू किया गया और आगे की जो फर्दर एजुकेशन थी उसके लिए भी काम किया गया। तो एक बहुत ही हमें यहाँ पे एक प्रॉपर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जो कि हमारे स्टेट के थ्रू फॉलो किया जा रहा है।
तो हम किसी भी तरीके से ये नहीं कह सकते कि हमारे समाज के वर्ग पीछे हैं, क्योंकि उनके पास अब और सारे तरीके के साधन हैं जिससे कि वो अब ऊपर आ सकते हैं और अपनी शिक्षा से संबंधित सारी चीज़ों को पूरा कर सकते हैं और शिक्षा के साथ साथ फाइनेंशियल क्राइसिस को भी दूर कर सकते हैं। देन वी हैव रोल ऑफ एजुकेशन इन एम्पावरमेंट ऑफ वीकर सेक्शन, यानी कि शिक्षा की क्या भूमिका होती है अगर कोई कमज़ोर वर्ग का इंसान आगे उठ कर आता है या फिर उसके अंदर मोटिवेशन आता है, तो शिक्षा क्या रोल प्ले करती है। सामाजिक जागरूकता एवं परिवर्तन की स्वीकृति, प्रमोट सोशल अवेयरनेस एंड एक्सेप्टेंस ऑफ चेंज। जो हमारे अंदर एक एक्सेप्टेंस आती है ना कि हम किसी भी चीज़ को लाइक स्वीकार कर पाएँ, तो वो जो चीज़ है वो हमारी शिक्षा से बढ़ती है, क्योंकि जितना ज़्यादा हम ज्ञान अपने अंदर लेते हैं हम उतने ही ज़्यादा समझदार और मैच्योर हो जाते हैं, जिससे ये हमारे अंदर स्वीकार करने की भावना बढ़ जाती है। साथ साथ सामाजिक जागरूकता, कई बार होता है कि हम समाज में रह रहे हैं और हमें समाज के नियमों के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, तो शिक्षा हमें वो भी प्रोवाइड कराती है, हमें जागरूक करती है हमारे आसपास के वातावरण को लेके। फिर आता है अंधविश्वास एवं नकारात्मक सोच का उन्मूलन। हम किसी भी तरीके के अंधविश्वास को फॉलो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। एक टाइम आता है कि जब हमारे पास नॉलेज नहीं है, हमें जो जैसा बोलता है हम ऐसे करते हैं, बट ऑन द अदर हैंड जब हम एजुकेटेड हो जाते हैं तब हमें 1 से लेके 10 तक 100 तक की चीज़ें पता चलती है, जिसके अंदर हम अंधविश्वास को मानना ख़त्म कर देते हैं और अपनी जो नेगेटिव थिंकिंग है उसको भी ख़त्म कर देते हैं, और ये सब होता है एजुकेशन की वजह से। हेल्प्स इन पॉवर्टी रिमूवल थ्रू वोकेशनल स्किल्स, व्यावसायिक कौशल द्वारा गरीबी उन्मूलन, यानी कि कुछ ऐसे वोकेशनल स्किल्स चलाए गए जिसके द्वारा गरीबी उन्मूलन। अब एक होता है कि हर कोई इंसान एजुकेशन में आगे नहीं जा सकता, तो हर किसी के अंदर अलग अलग स्किल होती है, तो वो कुछ प्रोग्राम्स भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किए गए कि सब आके अपने स्किल्स के बेस पे अपनी नौकरी ले सके, जिससे कि उनकी जो गरीबी है वो दूर की जा सके। इम्प्रूव्स इकोनॉमिक स्टेटस एंड सेल्फ रिलायंस, आर्थिक स्तर पर एवं आत्मनिर्भरता में वृद्धि। आर्थिक स्तर से लेके खुद पे डिपेंडेंट होना, किसी और की बजाय खुद पे डिपेंडेंट होना भी पॉसिबल हुआ जस्ट थ्रू द एजुकेशन। क्रिएट्स प्रोफेशनल एफिशिएंसी एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, व्यावसायिक दक्षता एवं रोज़गार के अवसर मिले। हमें इतनी ज़्यादा रोज़गार के अवसर देखने को मिले कि अब एक भी इंसान हमें ऐसा नहीं दिखता है कि जो घर बैठा खाली हो, बिकॉज हमने स्किल्स का भी प्रोग्राम शुरू करवा दिया, ठीक है। लाइक जिसकी उम्र निकल गई है, जो अब नहीं पढ़ाई कर सकता है, वो अपने स्किल्स के बेस पे जॉब ले सकता है। जिसके लिए पढ़ाई है उसके लिए प्राइमरी एजुकेशन खोला गया उसी के एरिया में, उसके बाद रहने के लिए भी किया गया, जैसे कि प्लेस टू लिव, प्लेस टू स्टे, ये भी करवाया गया, और साथ ही साथ हायर एजुकेशन भी प्रोवाइड किया गया। तो हम कहाँ पे ये कहेंगे कि हम जो हमारे समाज के पिछड़े कमज़ोर वर्ग है वो पीछे हैं? कहीं पे नहीं कह सकते, क्योंकि उनके लिए प्राइमरी से लेके हायर एजुकेशन तक स्किल्स बेस्ड जॉब तक प्रोवाइड कराई गई है। देन वी हैव डेवलप्स रीजनिंग, कॉन्फिडेंस एंड इंडिविजुअलिटी, तर्क शक्ति, आत्मविश्वास और व्यक्तित्व विकास। हमने एक इंसान के अंदर उसके सोचने की क्षमता कि किस तरह से वो सोचकर अपनी आगे की चीज़ों को कर सकता है, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस और व्यक्तित्व विकास, यानी कि इंडिविजुअलिटी कितनी ज़्यादा हमने बढ़ा दी है कि एक इंसान अब कभी भी पीछे मुड़ के देखने के लायक तो नहीं बच जाएगा, क्योंकि जब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होगा, हमारे अंदर सोचने और समझने की शक्ति होगी, और साथ ही साथ हम पढ़ भी रहे होंगे, तो फिर हमें क्यों ही ज़रूरत पड़ेगी कि हमें कभी फाइनेंशियल क्राइसिस फेस करनी पड़े या फिर एजुकेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, बिकॉज वी हैव ऑल द थिंग्स, वी हैव माइंड, वी हैव द एबिलिटी टू थिंक एनीथिंग, वी हैव कॉन्फिडेंस, तो फिर क्या ही ज़रूरत है हमें सारी चीज़ों की। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना यहाँ पे, ये सिर्फ पॉसिबल होता है थ्रू द एजुकेशन, ठीक है। एजुकेशन नहीं है देन यू कांट डू एनीथिंग। नेक्स्ट वी हैव कंक्लूजन। एजुकेशन इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट टूल फॉर एम्पावरिंग मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। शिक्षा समाज के वंचित वर्गों के सशक्तिकरण का सबसे प्रभावी साधन है। तो अब ऐसा कोई वर्ग जो वंचित है, उसके पास सबसे स्ट्रॉन्ग वेपन क्या है? एजुकेशन। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड एजुकेशनल पॉलिसीज एम टू एंश्योर इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस। संवैधानिक प्रावधान एवं शैक्षिक नीतियाँ समानता और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करती है।
शिक्षा के माध्यम से कमज़ोर वर्ग गरिमा, आत्मनिर्भरता एवं सामाजिक उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। एट द एंड यही हमें समझ आता है कि शिक्षा है तो हर वर्ग, समाज का हर वर्ग जो कि वो एक गरीबी रेखा की लाइन से ऊपर है चाहे नीचे है, वो हर कुछ प्राप्त कर सकता है। क्योंकि शिक्षा हमें सिर्फ शिक्षा नहीं देती, शिक्षा हमें साथ ही साथ हमें हमारा आत्मविश्वास देती है, सोचने की क्षमता देती है, हमारे अधिकारों से लड़ने की क्षमता देती है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।